हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और ऑब्जेक्टिव जियोलॉजी वीडियो सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्विज नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 262 टू 70 कवर हो जाएंगे और क्रिस्टलोग्राफी में हमारे क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 जो है हम कवर करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। सबसे पहले सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं वन लाइनर के फॉर्म में। ये एक प्रकार से पिछला जो क्विज हमारा होता है उसका रिवीजन भी रहता है और एक्सप्लेनेशन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार देखने को मिलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 31 था उसमें ये पूछा गया था कि अगर सिमेट्री एलिमेंट्स की अगर हम नोटेशन देखें तो उसमें ये इस तरीके के सिंबल आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे मिडल वाले नोटेशन के बारे में पूछा गया था, मीन्स ये जो नोटेशन है इसके बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ये एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो सिंबल है ये सेंटर ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री को, ये मिरर प्लेन के लिए एम यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनके बारे में आइडिया रखना है किस तरीके से इनको डिनोट किया जाता है। उसके बेस पे कई बार हर्मन-मोगियन सिंबल के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये इसको स्टेनोज लॉ भी बोला जाता है क्योंकि निकोलस स्टेनो ने ये लॉ जो है दिया था, तो इस वजह से इसको स्टेनोज लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सिमेट्री कंटेंट है, अगर इस तरीके की सिमेट्री कंटेंट है किसी क्लास में तो उसका हर्मन-मोगियन सिंबल रिप्रेजेंटेशन उसकी इस तरीके से आप लिखेंगे। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जैसे यहाँ पे जो सिमेट्री कंटेंट था इसमें ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे 3 एक्सिस हैं टू फोल्ड सिमेट्री की। ठीक है, तो हर एक्सिस के लिए इस तरीके से 2 2 2 हो जाएगा क्योंकि टू फोल्ड सिमेट्री की एक्सिस और 3 है, तो इसलिए इस तरीके से इसका हर्मन-मोगियन सिंबल आ जाएगा। ठीक है, और ये जो क्लास है वो बिलोंग करती है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आइडिया रखना है हर्मन-मोगियन सिंबल के बारे में। ठीक है, और जो नए व्यूअर्स हैं उनको एक बार ये बताना चाहूँगा कि क्रिस्टलोग्राफी के ऊपर हम डिटेल में वीडियो सीरीज बना चुके हैं। जियो लेक्चर सीरीज के नाम से जो हमारी सीरीज है उसमें हमने सबसे पहले क्रिस्टलोग्राफी डिस्कस किया था। ठीक है, तो वहाँ पे आप ये सारे कंसेप्ट जो है समझ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिल जाएगा पूरी जियो लेक्चर सीरीज का। ठीक है, तो वहाँ से आप आसानी से विजिट कर सकते हैं। आगे बात की जा रही है एक अनदर लॉ के बारे में जिसको ब्रेविस लॉ कहा जाता है। ठीक है, तो ब्रेविस लॉ ये कहता है कि जो क्रिस्टल फेसिज होंगे वो पैरेलल टू लेटिस प्लेन आपको देखने को मिलते हैं और उस लेटिस प्लेन के पैरेलल देखने को मिलते हैं जहाँ पे हाईएस्ट नोड डेंसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, हाईएस्ट नोड डेंसिटी का मतलब ये है कि जिस सरफेस पे सबसे ज़्यादा आपको पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसके अलोंग जो है फेस डेवलप होने के चांसेस रहते हैं। ओके, आगे मिलर इंडिसेस के बारे में बात की जा रही है। मिलर इंडिसेस में ये जो नोटेशन रहती है, ठीक है, इस वाली ब्रैकेट में, तो वो एक फॉर्म को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अगर इस ब्रैकेट में रखते हैं तो वो एक फेस को रिप्रेजेंट करता है और इस वाली ब्रैकेट में करते हैं तो वो एक जोन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपको बताना था, तो इसका आंसर फॉर्म है। आगे जो क्वेश्चन नंबर 36 था उसमें जोन के बारे में बात की जा रही है। तो जोन उसको बोलेंगे जिसमें एक ग्रुप ऑफ क्रिस्टल फेसिज आपको देखने को मिलेगा जो कि पैरेलल होगा एक कॉमन एक्सिस के। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिए अगर हम इस तरीके की सिंपल शेप लेके चलें तो ये वाला जोन हो सकता है या ये वाला जोन हो सकता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको आइडिया रखना है। आगे क्यूब के बारे में बात की जा रही है। तो क्यूब जो है वो एक क्लोज फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। क्लोज फॉर्म क्योंकि वो होती हैं जो कि कंप्लीटली बाउंड कर सकती हैं क्रिस्टल को। ठीक है, तो क्यूब जो है एक क्लोज फॉर्म है जिसमें 6 फेसिस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे पिनाकोइड फॉर्म के बारे में बात की जा रही है। पिनाकोइड फॉर्म में जो है 2 फेस आपको देखने को मिलते हैं और दोनों फेस जो है एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक ऊपर होगा एक नीचे, इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, या इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में हो सकता है। तो इन दोनों फेस को मिलते हुए जो फॉर्म बनाएगी उसको हम बोलते हैं पिनाकोइड। आगे फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बात की जा रही है जहाँ पे इनपरफेक्टली डेवलप फेसिस आपको देखने को मिलेंगे, मतलब जो फेसिस हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं सबहेड्रल क्रिस्टल। ठीक है, आगे क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के बारे में बात की जा रही है। जब क्रिस्टलाइन सब्सटेंस जो है बहुत फाइन होते हैं, जबकि हम जो है अंडर माइक्रोस्कोप भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, बल्कि उसको XRD से हमें एनालाइज करना पड़ता है, उसको क्रिप्टो क्रिस्टलाइन बोला जाता है। ठीक है, और जो माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं उनको माइक्रो क्रिस्टलाइन बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आपको ध्यान रखना है। कई बार इस तरीके की टर्म पे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड सेक्शन में जो हमारा क्विज है उसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है मैंने प्रीवियस
जो पेपर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम है वहाँ से भी उठाए गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, इसको आपको काफ़ी सीरियसली इंजॉय करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का 41, उसमें ये पूछा गया कि जो आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम है उसकी जो टेट्राहेड्रन जो फॉर्म होगी उसमें कितने फेस होंगे और जो फेस होंगे उसकी क्या शेप रहेगी। ट्रायंगुलर फेस का जो है ट्रायंगुलर फेस आपको उसमें देखने को मिलेंगे, और ट्रायंगल में आपको ये बताना है कि कौन सी ट्रायंगल देखने को मिलती है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो क्रिस्टल फॉर्म है जिसमें जो फेस जो है एक एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं यूनिट लेंथ पे, उस फॉर्म को क्या कहा जाता है, ठीक है। ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्म जब किया था, काफ़ी फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, तो ये आपको ये बताना है कि कौन सी फॉर्म होगी जिसमें फेसिस, हर फेस जो है एक्सिस को यूनिट लेंथ पे कट करता है, ठीक है। आगे ये पूछा गया है कि ऐसा क्रिस्टल सिस्टम जिसमें कि जो ऑल एक्सिस हैं वो परपेंडिकुलर देखने को मिलती है एक दूसरे के, ठीक है। तो 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो वो कौन से क्रिस्टल सिस्टम में काउंट होता है। मीन्स क्रिस्टल सिस्टम का नाम नहीं बताना, उन सभी क्रिस्टल सिस्टम को एक कॉमन नाम दिया जाता है, वो आपको बताना है, ठीक है। आगे ये बोला गया है कि जो 48 क्रिस्टल फॉर्म जो हमने डिस्कस की थी उनमें से जो आइसोमेट्रिक सिस्टम है उसमें कितनी फॉर्म आपको देखने को मिलती है, ठीक है। ये स्पेशल हमने एक स्लाइड में डिस्कस किया था नंबर गेम के नाम से, ठीक है, कि कितनी फॉर्म होती है, कितनी उसमें आइसोमेट्रिक में कितनी आती हैं, ओपन फॉर्म कितनी होती है, क्लोज फॉर्म कितनी होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि कितनी फॉर्म जो है आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम में आपको देखने को मिलती है। आगे क्वेश्चन नंबर 45 में ये पूछा गया जो आइसोमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो फॉर्म होती हैं उनका क्या नेचर रहता है, ठीक है। नेचर बताना आपको कि वो ओपन फॉर्म होती हैं, क्लोज फॉर्म होती हैं, यूनिट फॉर्म होती है, फंडामेंटल फॉर्म होती है, किस टाइप की फॉर्म होती है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। आगे फिर आइस के बारे में बात की जा रही है। आइस जो है कौन से क्रिस्टल सिस्टम में क्रिस्टलाइज होती है, ठीक है। देखने में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लगता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये प्रीवियस एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है। डॉक्टर हरी सिंह गौर जो यूनिवर्सिटी है उनके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो क्योंकि अभी जो एडमिशन होने हैं और एंट्रेंस एग्जाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी स्टूडेंट जो है उनके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम से भी उठाए गए हैं। तो आपको इस क्विज में जो है हर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आगे ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। तो ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में जो सिमेट्री क्लास होगी उसमें कितनी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि एक हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम होता है, फिर क्लास होती है, फिर फॉर्म होती है, फिर फेसिज होते हैं, ठीक है, फिर यूनिट सेल होती है। तो इस तरीके से ये हायरार्की एक प्रकार से होती है इसमें क्रिस्टलोग्राफी में। तो यहाँ पे ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में पूछा गया है कि सिमेट्री क्लास कितनी होती है उसमें। आगे फिर ये बात की जा रही है कि जब ग्लासी मैटर जो है ट्रांसफॉर्म होता है क्रिस्टलाइन मैटर में, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भी पिछले एंट्रेंस एग्जाम में पूछी गई है। आगे फिर नॉर्मल क्लास के बारे में बात की गई है। जो आइसोमेट्रिक सिस्टम में जो नॉर्मल क्लास है इसकी, उसको क्या नाम दिया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और लास्ट के क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो क्रिस्टलोग्राफी में एज पर कन्वेंशन अगर हम देखें, जो एंगल होता है ए एक्सिस के बीच में और सी एक्सिस के बीच में, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो 3 जो है हमने डिस्कस किए थे एंगल जो होते हैं, 3 जो लेटर्स हैं उनसे उसको डिनोट करते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा, ठीक है। और इनको कैसे याद रखना है वो भी हम कल डिस्कस करेंगे। तो आपको इसमें ये बताना है कि ए एक्सिस और सी एक्सिस के बीच में जो एंगल होगा वो कौन सा एंगल होगा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्विज। आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है और उसके बाद अटेम्प्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको आंसर बताऊंगा, अपने आंसर को मैच करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना है फिर, ठीक है। तो आंसर्स पे नजर डालते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 41 था उसका आंसर हो जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फंडामेंटल फॉर्म। नेक्स्ट इज ऑर्थोगोनल। देन 45 का आंसर हो जाएगा क्लोज फॉर्म। 46 का आंसर हो जाएगा हेक्सागोनल। 47 का आंसर हो जाएगा 2 सिमेट्री क्लास उसमें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। आफ्टर दैट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं डिविट्रिफिकेशन, ठीक है। 49 का आंसर हो जाएगा हेक्सा ऑक्टाहेड्रन और लास्ट का आंसर हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो ये था हमारा आज का क्विज। आपको अपने आंसर को मैच करना और नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना है, ठीक है।
और आई होप कि आप वीडियो को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, इस क्विज पैटर्न को आप अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आपको जरूर चलना है ताकि मैक्सिमम लोगों तक कंटेंट पहुंच जाए। ओके, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चलना है। और जो नए व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहेंगे कि एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जिसका मेन फोकस रहता है जियो साइंसेज के बारे में सोसाइटी को अवेयर करना, कम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन स्टूडेंट्स की हेल्प करना और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ के बारे में एस्पिरेंट्स को इन्फॉर्म करना। अगर आप इस तरह की वीडियोज में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यूट्यूब के अलावा जो हमारा फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल और ब्लॉग है, इन सब के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जेपी बनवाला के नाम से फेसबुक पे मेरी आईडी और फेसबुक के अलावा टेलीग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे भी अवेलेबल है। ये सारे लिंक भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से भी आप आसानी से कनेक्ट रह सकते हैं। और मैं ये कहूँगा कि जब आप वीडियो को देखते हैं तो कॉपी पेन लेकर के आप वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करें। बिल्कुल सिंसियरली आप उसको अगर यूटिलाइज करेंगे तभी आपको उसका प्रॉपर बेनिफिट मिल पाएगा। ठीक है, तो छोटा सा डिस्कशन होता है, 10 से 15 मिनट का ये डिस्कशन रहता है और इसमें आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। आप जैसे आप पढ़ते हैं कोई टॉपिक तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, आपको किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में उसका एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, सो एंजॉय करते रहिए एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बी हैप्पी। जय हिंद।